चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10 विच इज रियल नंबर्स। अच्छा, अभी जो रियल नंबर्स है, आपने क्लास 9th में पहला चैप्टर क्या पढ़ा था? क्लास 9th में जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज नंबर सिस्टम्स। ये उसी का सेकंड स्टेज है। वहां पर हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से? नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, एंड इन दी एंड हमने फिर लास्ट में फिर रियल नंबर के बारे में पढ़ा था ना। अब यहाँ जो 10th में है, ये रियल नंबर से स्टार्ट ही हो रहा है। पर सीधे रियल नंबर्स में जाने से अच्छा ये है कि पहले हम जो क्लास 9th में जो बेसिक्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर डेफिनेशन, होल नंबर डेफिनेशन, इंटीजर डेफिनेशन, रैशनल नंबर डेफिनेशन, इरैशनल डेफिनेशन, देन रियल नंबर डेफिनेशन, इन सभी को हम पहले क्या कर लें? रिवाइज कर लें। तो मैं शॉर्ट वे में आपको पहले रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या आता था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? बाय द लेटर कैपिटल एन, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको देखो कलेक्शन से ऐसे दिखाते थे, 1 2 3 कॉमा, और कोई आपसे पूछे कि कैन यू प्रिडिक्ट द लास्ट नेचुरल नंबर, यू विल से नो सर, हम लास्ट नेचुरल नंबर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम लास्ट नेचुरल नंबर को क्या लिख देते हैं? इन्फिनिटी। सवाल ये आता है, इन्फिनिटी क्या होता है? तो कोई आपसे पूछे दैट व्हाट इज इन्फिनिटी, डिफाइन इन्फिनिटी, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इस तरह से करोगे, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0। तो यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, क्या लिखोगे? एक्सेप्ट 0। न्यूमरेटर में 0 नहीं हो सकता। ये किसके बराबर होता है तुम्हारा? इन्फिनिटी के बराबर। जैसे कोई एग्जांपल देख लो, सपोज एनी नंबर, सपोज मैंने 1 लिख दिया, 1/0, दिस इज व्हाट? इन्फिनिटी। एक बार मैंने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, -2/0, ये भी क्या है? इन्फिनिटी। आया समझ में? पर हम न्यूमरेटर में 0 नहीं रख सकते, ये ध्यान रखना। अगर हम यहाँ 0 रख दिया तो 0/0 विल बी व्हाट? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वो फिर क्लास 11 का के सिलेबस में तो जो मैथ्स वहाँ लेंगे वो वहाँ उसको पढ़ेंगे। 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, फिर उसमें हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। वो यहाँ पर सब नहीं है, तो सिर्फ हमें यहाँ इन्फिनिटी को जानना है, इन्फिनिटी आखिर होता क्या है। तो व्हाट इज इन्फिनिटी? इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा पॉइंट जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या पढ़ा, क्या रिवाइज किया? दैट व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल एन। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। और कोई आपसे पूछे कैन यू प्रेडिक्ट द लास्ट नेचुरल नंबर, आप कहेंगे नो। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है होल नंबर। अब देखो, वी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ होल नंबर बाय लेटर कैपिटल डब्ल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू, इसका कलेक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। करेक्ट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये तुम्हारा होल नंबर हो गया। इसकी डेफिनेशन कैसे हो सकती है? दैट इफ 0 इज एडेड टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, देन द न्यू कलेक्शन फॉर्म इज कॉल्ड होल नंबर। The set of whole number is represented by letter capital W, and this is equal to 0 1 2 3 and so on. समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर आ रहा है तो एक बार चैट में थम्स अप लिख के भेज दो, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। Then after whole number, next thing is integers. Integers क्या होते हैं? क्या होते हैं integers? What are integers? इसको इधर वाले को मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, इंटीजर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, ये होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? फ्रॉम 0 अप टिल इन्फिनिटी। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने होल नंबर को लिख दिया 1 2 3 अप टिल इन्फिनिटी, ठीक है? और इसके लेफ्ट में मैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लिख देता हूँ, -1 -2, और यहाँ देखो 3 डैश लगा, यहाँ लिख दिया -इन्फिनिटी। तो व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स की डेफिनेशन को आप ऐसे कह सकते हो, if negative natural numbers are added to the collection of whole numbers, ये है नेगेटिव नेचुरल नंबर से दिख रहा है। if negative natural numbers are collected are if negative natural numbers
are added to the collection of whole numbers in the new collection form are called integers. We represent integer by letter capital I और capital Z. ये जो Z word है ये एक्चुअली दिस इज अ जर्मन वर्ड. ये किस वर्ड से लिया गया था? जालेन. का मतलब ही होता है टू काउंट. ठीक है. तो बहुत सारे ऑथर्स इंटीजर्स के कलेक्शन को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे ऑथर्स इंटीजर के कलेक्शन को कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. अच्छा, तो इतना हमने पढ़ लिया. पर एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सर 0 और 1 उसके बीच में भी तो नंबर्स होते हैं ना इस तरह के 1/2 होते हैं कि नहीं होते? बिटवीन 1 and 2 इसके बीच में भी एक नंबर होता है ऐसा 3/2 रेशियो के फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. उसी तरह से बिटवीन 0 and -1 यहाँ भी तो एक ऐसा नंबर हो सकता है -1/2. बिटवीन -1 and -2 यहाँ पर एक नंबर आ सकता है -3/2. तो फिर ये कैसे नंबर? तो सवाल ये उठता है कि भाई ये भी तो एक नंबर है. तो क्या इनको हम क्या बोलते हैं? तो जब भी कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हो P/Q और यू कैन से इन रेशियो फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तब हम उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स. क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स. तो अगली हेडिंग में डाल रहा हूँ रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट हेडिंग इज रैशनल नंबर्स. नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? इसका क्या डेफिनेशन था वो भी हम 9 में पढ़ चुके हैं, एक बार बस सुन लो ध्यान से. नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q both are integers and Q is not equal to 0. देख लो यहाँ P और Q देख लो दोनों इंटीजर्स हैं. इस एग्जांपल में भी P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, यहाँ पर भी P Q दोनों इंटीजर्स हैं, इधर पर भी P और Q दोनों इंटीजर्स हैं. और Q को चेक कर लो कहीं पर भी Q 0 के इक्वल नहीं है. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल देम? रेशनल नंबर्स. अब देखो रेशनल नंबर्स की जो सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय लेटर कैपिटल Q. वी रिप्रेजेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बाय लेटर कैपिटल Q. अब ये जो कैपिटल Q है ये कहाँ से लिया गया है? दिस कैपिटल Q हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड कोशेंट. फ्रॉम द वर्ड कोशेंट उसका वहां से लिया गया है. अब देखो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ रेशनल नंबर्स इन सेट फॉर्म इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q such that P, Q belongs to integer, comma Q is not equal to 0. They are called rational numbers. तो ये आपकी रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई. वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और इस तरह से सेट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. That numbers which are expressed in the form of P/Q where P, Q both are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers. ठीक है. अच्छा, अब एक मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है. ठीक है. सही बताओ. If I say is 1 a rational number? Yes or no? Give me the answer in the chat room. Is 1 a rational number? जल्दी बताओ. Okay. सृष्टि ने कहा yes sir 1 is a rational number. बिल्कुल सही जवाब है. Why 1 is a rational number? Because we can write 1 as 1/1 लिख सकते हैं ना, in the form of P/Q where P and Q both are integers and this Q is not equal to 0. अच्छा, अब दूसरा सवाल है, is 0 a rational number? क्या 0 रेशनल नंबर है? सर 9 में पढ़ा चुका हूँ मैं तुम लोगों को. Then I saying yes sir. Even Dipta is saying yes. Udit is saying yes. Okay, ठीक है. 0 is also rational. Why? Because 0 can be written in the form of 0/1, 0/2, 0/3 and so on. ठीक है. तो मेरे आई होप दैट आपको रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ इररेशनल नंबर. अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लो. 2 मिनट दिया है, लिख लो फटाफट. प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट इट. चलो चलो ठीक है, कर दिया. नाउ अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इररेशनल नंबर्स.
So next heading is irrational numbers. Irrational numbers. Now what are irrational numbers? वही rational का ठीक उल्टा. Rational में हमने क्या बोला था? Numbers which are expressed in the form of p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0, are called rational numbers. Now what will be the definition of irrational number? इसकी definition ठीक उल्टी हो जाएगी. That numbers which are not expressed in the form of p upon q, where p, q both are integers and q is not equal to 0. Just example देख लो. Example irrational number का. If I say under root 2, मैं कुछ examples लिख रहा हूँ, तुम लोगों को बताना है कि ये rational है या irrational है या नहीं. Root 3, root 5, 5. Now these four numbers are written under root 2, under root 3, under root 5 and 5. आपको ये बताना है कि ये irrational हैं या नहीं. सोच के बताओ. Whether they are. Sagun is saying sir they all are irrational. Christy is saying yes sir. Even Ritya is saying irrational. Zaina is saying yes sir. सारे के सारे irrational हैं. चलो ठीक है. देख लेते हैं. देखो दो तरीके से इसको चेक कर सकते हैं whether they are irrational or not. तो सबसे पहला तरीका, ये रूट 2 लिखा हुआ है. सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है. चलो हमने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसके नीचे 1 लिख दिया. अब देखते हैं कि क्या ये p और q दोनों इंटीजर्स हैं. तो देखो यहाँ पर q तो इंटीजर है, और ये जो p है तुम्हारा, क्या ये इंटीजर है? नहीं है. तो सीधी बात है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो ये तुम्हारा क्या रेशनल तो है ही नहीं. अगर रेशनल नहीं है तो ये क्या है? irrational. इसी इन द सेम मैनर this root 3 is also irrational, root 5 is also irrational, pi is also irrational. अच्छा, हमने 9th में पढ़ा था कि the decimal expansion of irrational number are non-terminating and non-repeating. Decimal expansions of irrational numbers are non-terminating and non-repeating. यहाँ पर लिख देता हूँ. रिपीटिंग की जगह रेकरिंग वर्ड भी हम बहुत जगह पे यूज होता है. यहाँ पर इन प्लेस ऑफ रिपीटिंग दे आल्सो यूज वन वर्ड विच इज रेकरिंग. ठीक है. अब देखो इसका मतलब क्या है. देखो जब आप रूट 2 की वैल्यू बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं इस तरह से, लाइक दिस, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा आपको? वो कुछ इस तरह से मिलता है 1.414 1.414 213 56237 56237. यहाँ पर मैंने 3 डैश लगा दिया. देख लो मैंने क्या लिखा है, that decimal expansions of irrational numbers are non-terminating and non-repeating. तुम यहाँ देख लो डेसिमल के बाद क्या इसका जो डिवीजन है खत्म हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है. देख लो ये डिजिट्स बिल्कुल चलते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि जहाँ पर डिवीजन कभी एंड ना हो. फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉन रिपीटिंग, मतलब जो डिजिट्स हैं वो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं किसी भी स्टेज पे. यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद पहला डिजिट क्या है? 4. तो क्या 4 ने अगले स्टेज में अपने को रिपीट किया? नहीं किया. फिर देखो ये 4-1 है, क्या 4-1 अपने आप को रिपीट कर रहा है नेक्स्ट स्टेज में? नहीं कर रहा है. इस 4-1-4 रिपीटिंग इटसेल्फ नहीं रिपीट कर रहा है. इसलिए मैंने बताया था आपको that decimal expansion of irrational numbers are non-terminating and non-repeating. तो ये हो गया रूट 2 की वैल्यू. इसी तरह से अगर हम रूट 3 की वैल्यू निकालें तो वो क्या होती है? 1.732. इसके आगे है 050 80756 80756. In the same manner, decimal expansion of root 5 is 2. आगे 3 डैश लगा दो. 2.236 06798 and so on. तो मतलब ढंग से लिख दे रहा हूँ 2.236
236। अच्छा, पाई की वैल्यू अगर हम सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेट करें तो वो क्या आती है, दैट इज 3.14159265। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए, इर्रेशनल नंबर्स के। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे नाइन्थ में कभी कभी क्वेश्चन आया करते रहे दैट राइट राइट एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में एक इरेशनल लिख के दिखाओ। 2 और 3 के बीच में तो कैसे लिखते थे हम लोग, 2 लिख दिया, ठीक है, पॉइंट लगा दिया। तो 2 और 3 ऐसा हो सकता है, पहले मैंने ऐसे 2.1 लिख दिया, तो इसके आगे मैं क्या करूंगा, इस तरह से करूंगा 01 001 000 एंड सो ऑन, 3 डैश लगा दिया। तो ये हो गया एक इरेशनल बिटवीन नंबर 2 and 3। तो होप आपको ये इरेशनल वाला टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। आ गया है सभी को? चलो ठीक है, अनुष्का सिंह यस सर आ गया है। ओके, अब देखो, तो अभी हमने क्या 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 पढ़ा, हमने सबसे पहले ये जो चैप्टर था उसका बेसिक से स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट आर नेचुरल नंबर एंड व्हाट आर होल नंबर्स। उसके बाद हमने इंटीजर पढ़ा, उसके बाद रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ा, और अभी हमने अभी अभी क्या खत्म किया है, डेफिनेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब हम चैप्टर 10 के टॉपिक में जाने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है, रियल नंबर्स। अब ये रियल नंबर्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो, व्हाट आर रियल नंबर्स, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो somebody asks you that what is the definition of a real number, you will simply answer that collection of a rational number and irrational number forms real number. What are real numbers? रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन, ये दोनों का टोटल, वो क्या कहलाता है, रियल नंबर। इसको हम ऐसे चार्ट की तरह देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं चार्ट बना देता हूँ लाइक दिस। लेफ्ट में मैंने रैशनल नंबर लिख दिया, राइट साइड में आई एम राइटिंग इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अच्छा, तो देखो रैशनल में भी टाइप्स होते हैं क्या, 2 टाइप्स होते हैं ना, क्या होते हैं बता सकते हो? एक होता है तुम्हारा टाइप 1 इज terminating decimal, and the second type is non-terminating repeating decimal, non-terminating repeating, ठीक है। टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग एग्जांपल, सपोज इफ आई राइट 1/2, बाय दिस 1/2 कैन बी रिटन एज, इसको डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डेसिमल के ठीक एक प्लेस बाद डिवीजन क्या हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और एग्जांपल देख लो, 1/4 दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, 0.25। ये तुम्हारे टर्मिनेटिंग एग्जांपल्स हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, 1/3। तो 1/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.333 ऐसा चलता आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया 0.3 बार। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि पहली बार तो डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, और क्या हो रहा है, डिजिट अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। और कोई एग्जांपल देख लो, सपोज इफ आई राइट 0.112 बार, दोनों पे बार लगा, तो ये भी क्या है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि देखो डेसिमल के बाद ये जो 1 2 है, ये अपने आप को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये तुम्हारा रेशनल का पूरा चार्ट हो गया। अच्छा, इरेशनल, इरेशनल हम क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पहली बात तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, मैंने भी पढ़ाया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है।
तो अब इसमें एग्जांपल देख लो, √2 अभी पढ़ाया था, √3, √5, पाई, ये सारे क्या है, इरेशनल। और इन सभी का कलेक्शन हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। इन सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में हम कहते हैं वास्तविक संख्या, मतलब जो एग्जिस्ट करे, दे आर कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर्स। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ये चार्ट बना लो एक बार आप लोग, ठीक है, बना लीजिए वाला चार्ट। लेम्मा, ठीक है, सबसे पहले हमें 3 चीजें पढ़नी है, लेम्मा, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे लेम्मा के बाद एल्गोरिथम, और उसके बाद हमें पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। तो सबसे पहले लेम्मा क्या होता है, इसका डेफिनेशन में लिख देता हूँ। व्हाट इज लेम्मा? अ लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। A lemma is a proven statement a lemma is a proven statement which is used to prove another statement, which is used to prove another statement, which is used to prove another statement। तो लिख लो एक बार, फिर मैं इसका यूज भी समझा दूंगा आपको। इसके बाद अगली चीज है एल्गोरिथम। नेक्स्ट हेडिंग इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम, नाउ व्हाट इज एन एल्गोरिथम? तो लिखो, an algorithm is a series of well-defined steps, and algorithm is a series of well-defined steps, An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure, which gives a procedure for solving a problem। ठीक है, देखो, व्हाट इज लेम्मा? अ लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जिसकी मदद से हम कोई दूसरी चीज स्टेटमेंट को प्रूव करें उसे हम क्या बोलते हैं, लेम्मा। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम का मतलब ही होता है मैथ में वर्किंग रूल। किसी भी कोई प्रॉब्लम को हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो देखो, वही उसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। अब देखो, ये जो तुम्हारा चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 है, ये एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, इसमें हमें पूरा 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ निकालना है। ठीक, वो कैसे निकालने हैं? निकालने के लिए जो रूल है वो उसे हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन, ये हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा? देखो, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को हम ऐसे कह सकते हैं दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, लिखते जाओ, given positive integers a and b, there exists unique integers, q and r satisfying, there exists unique integers
Q and R satisfying A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R, where जो रिमाइंडर है, R stands for रिमाइंडर, जहां रिमाइंडर 0 के बराबर या उससे बड़ा, पर ये डिवाइजर हमेशा छोटा रहेगा। देखो तो इजी वर्ड्स में समझ लो, यूक्लिड डिवीजन लेमा टॉपिक का नाम। इसमें क्या बोल रहा है, दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। व्हाट इज ए ओवर हियर? ए यहाँ पर डिविडेंड है, बी क्या है? डिवाइजर। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो कह रहा है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें कि एक डिविडेंड है और एक डिवाइजर है, तो यहाँ पर यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट डिविडेंड, एक ए इज व्हाट? डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब देखो इन्होंने रिमाइंडर को डिफाइन किया है कि रिमाइंडर का लिमिट कितना है। तो देखो क्या कह रहे हैं, जो रिमाइंडर है या तो वो 0 के इक्वल होगा, देखो ये मैंने इक्वल का साइन बनाया है, बट रिमाइंडर कैन बी 0, या वो 0 से बड़ा होगा, पर जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा रहेगा। रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से हमेशा क्या रहेगा? छोटा। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कहाँ पे यूज होती है? हमें जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के क्या निकालते हैं? एचसीएफ, वहां पर ये चीज यूज होती है। देखो इसको दैट वाई रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर। देखो एग्जांपल से देख लो, सपोज यहाँ मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, दिस 5 इज व्हाट? डिविडेंड एंड 2 इज व्हाट? डिवाइजर। इसको डिवाइड करके देखो, 2 2 जा 4। व्हाट इज द रिमाइंडर ओवर हियर? 1। तो देख लो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, जो रिमाइंडर है या वो 0 के बराबर या उससे हल्का या उससे बड़ा होगा, और वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तुम यहाँ पर देख लो, रिमाइंडर क्या है? 1 है, और डिवाइजर क्या है? 2 है। जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा ही है ना। एक और एग्जाम्पल देखो, सपोज नहीं दिख रहा, चलो ऊपर का मिटा दो। See one more example. अब देखो एक और एग्जांपल देख लो, एक सिंपल डिवीजन देख लेते हैं अपन। जैसे ये 4 है, किसी ने कहा कि इसको 2 से डिवाइड करिए, तो व्हाट यू विल राइट? 2 2 जा 4, एंड इन दिस केस व्हाट इज रिमाइंडर ओवर हियर? 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हाट इज द डिवाइजर ओवर हियर? 2, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर ओवर हियर? 0। तो देख लो ये पूरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, या तो रिमाइंडर 0 होगा या उससे बड़ा भी हो सकता है, पर वो हर बार डिवाइजर से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे यूक्लिड, विद द नेक्स्ट हेडिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, give the next heading Euclid division algorithm। इसको मैं इधर मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। ओके नाउ अब देखो, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? इसको आप ऐसे कह सकते हो, लिखो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, राइट डाउन यूक्लिड, राइट डाउन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम is a technique, is a technique based on, is a technique based on Euclid division lemma। Euclid division algorithm is a technique based on Euclid's division lemma, which is used to find, which is used to find HCF of
HCF of two given positive integers, which is used to find HCF of two given positive integers. ठीक है, तो चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है, अब तुम लोगों को थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। अभी तक बहुत ज्यादा थ्योरी हो गया था, क्योंकि आई थिंक सभी ने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? यूक्लिड डिवीजन लेमा कभी कभी लिखने को भी आ जाता है एक एक नंबर का, आई बात तो हमने पेपर में, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो गिव मी अ थम्स अप, तो आगे बढ़े फिर, नहीं तो किसी कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लें। अभी प्रतिभा इज सेइंग यस सर। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, नाउ ओपन अप योर मैथ्स एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ एक्सरसाइज 1.1 में पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। Question is like this: use Euclid's division algorithm. Use Euclid's division algorithm to find the HCF of This is your question number 1. ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पार्ट है, दैट इज 135 एंड 225। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया पहले चैप्टर। दैट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ। देखो अब यहाँ पे स्पेसिफिक कह रहा है, क्या स्पेसिफिक क्या कह रहा है कि you need to find the HCF of 135 and 225 using Euclid division algorithm। अब यहाँ पे ये नहीं कि तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकाल दो तो सर नंबर दे देंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, HCF तो निकालना है, पर किस मेथड से निकालना है? बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो क्या था यूक्लिड डिवीजन, देखो एल्गोरिथम और लेम्मा करीब करीब दोनों एक ही हैं। मैंने लेम्मा में क्या पढ़ाया था, that given positive integers a and b, there exist unique integers q and r. Satisfying a is equal to bq plus r. What is a? A is dividend. What is b? B is divisor. What is q? Q is quotient. And what is r? R is remainder. Where remainder is either equal to 0 or greater than 0 but less than divisor। ठीक है, तो वही मेथड को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब देखो कैसे यूज होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखा, ठीक। अब देखो सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो अगर हम इन दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट 135 इज स्मॉलर देन 225। 135 इज स्मॉलर देन 225, करेक्ट। अब देखो तो 135 स्मॉलर है 225 से, इसका मतलब ये हुआ that this 225 will be dividend and this 135 will be divisor। ये आपका डिविडेंड हो जाएगा और ये आपका डिवाइजर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका कॉपी रहेगा उसके राइट साइड में इस तरफ आप ऐसे मार्जिन खींच देना, ठीक है। और यहाँ पर आप डिवीजन स्टार्ट करना सबसे पहले। नाउ व्हाट इज डिविडेंड ओवर हियर, 225। 225 इज द डिविडेंड एंड 135 इज द डिवाइजर। इस तरह से लिख दिया सबसे पहली चीज। अब इसको डिवाइड करो, आप टेबल पढ़ेंगे 135 वन जा, दिस इज व्हाट 135 माइनस करिए 0, 12 माइनस 3 इज व्हाट 9। तो सबसे पहले जब हमने डिवीजन किया तो हमें क्या पाया,
that when this 225 is divided by 135, 1 is the quotient and 90 is the remainder. ठीक है, यहाँ पर हमें तब तक डिवीजन करना है जब तक कि रिमाइंडर ये जीरो ना हो जाए। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, दैट जो फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर रिमाइंडर था वो सेकेंड स्टेज के लिए क्या बन जाएगा, डिवाइजर। जो यहाँ पर रिमाइंडर था वो सेकेंड स्टेप या सेकेंड स्टेज में क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो फर्स्ट स्टेज में आपका डिवाइजर था वो यहाँ पर आपके डिविडेंड बन जाता है। पहले तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हम डिवाइड करेंगे। देखो तो टेबल पढ़िए, 91 जा 90 माइनस करिए, कितना बचा, 45। ठीक है, अभी भी देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी एक स्टेप और ये जाएगा। ठीक है, तो देखो जो थर्ड स्टेप है वो मैं बगल में कर देता हूँ क्योंकि फिर ये दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, तो मैं थर्ड स्टेप को हल्का बगल में करता हूँ, इधर पर कर देता हूँ। अब देखो, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, इन द थर्ड स्टेज जो यहाँ का रिमाइंडर है अब वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिवाइजर। ये आपका डिवाइजर बन गया। और जो सेकेंड स्टेज में जो आपका डिवाइजर था वो अब यहाँ डिविडेंड बन जाएगा। अब टेबल पढ़िए, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। अब देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। नाउ तो जिस स्टेज में रिमाइंडर जीरो आता है, जिस स्टेज पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो, उस स्टेज पे जो डिवाइजर है वही इन दोनों नंबर का एचसीएफ है। जिस स्टेज पे रिमाइंडर जीरो होता है उस स्टेज का जो डिवाइजर है वही इन दोनों नंबर का क्या होगा, एचसीएफ। So HCF of 135 and 225 using Euclid division lemma is how much, 45। आ गया समझ में। और देखो ये जो चीज थी ये तो रफ वर्क था, ठीक है। हमें जो मेन कॉपी में लिखना है वो इस तरह से लिखेंगे। पहले तुम लोग इसको नोट डाउन कर लो साइड में, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा। जल्दी से नोट डाउन करो। अनम्यूट करो। बस एक आया है यहाँ पे, 2 आए, 3 आए, अनफॉलो। बताओ। आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। किसी को भी डाउट है तो बताओ। सभी को समझ में आ गया? क्योंकि अभी इसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट अभी फटाक से करो, जल्दी जल्दी करो, फिर अपन आंसर चेक कर लेते हैं। चलो ठीक। का भी है 196 सही है। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 इज यार वह खंडी चालू कर दो। फाइंड द HCF of 196 and 38,220। रसिया ने भी आंसर दे दिया 196। अक्षम हैज गिवन 196। चलो बहुत बढ़िया। कितने स्टेप्स में हुआ ये बताओ? इन हाउ मेनी स्टेप्स यू गॉट द HCF? 196 HCF आ रहा है या 195 आ रहा है? लास्ट में यार कोई भी मैप ना लगा दे। इट इज 196 और 195। हाँ
तो 196 आ रहा है, लोग जो देखते करते हैं। देखो सोल्यूशन, ये गाना कौन बजा रहा है? अनम्यूट कर। चलो देखते हैं, चेक हो जाएगा 2 मिनट में। Since 196 smaller than 38,220, ठीक है। देखो सबसे पहले वही डिवीजन करना होगा साइड में, तो मैंने यहाँ लिखा व्हाट इज द डिवाइजर ओवर हियर, 38,220 इज द sorry dividend and divisor is 196, तो डिवाइड करते हैं। 196 1 जा 196, 12 minus 6 is 6, 17 minus 9 is 8 and 2 minus 1 is 1, 186 आ गया। फिर एक ये 2 यहाँ पर जाएगा नीचे। now 196 9 टाइम्स करो, 196 9 जा करके देखो कितना आ रहा है। 196 9 जा, तो 9 6 जा 54, 4 लिख दिया, कैरी 5, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, कैरी 8, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17, माइनस करो, 12 minus 4 is 8, 15 minus 6 is 9, 7 minus 7 is 0, ठीक है। ये आ गया 98, और लास्ट में ये क्या होता रहेगा 0, करेक्ट। अच्छा 196 फाइजा करके देखते हैं कितना होता है। 196 फाइजा, तो देखो ये क्या होगा, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 48 8 कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 इज व्हाट 9, ये आ गया 0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हाँ, इस स्टेज में जो भी क्या था आपका डिवाइजर था वही क्या बनेगा एचसीएफ, तो देयरफॉर हाँ सही आंसर था आप लोग का एचसीएफ ऑफ 196 कॉमा 38,220 using Euclid division algorithm, that will be how much, 190। सही है। थर्ड वाला करो, थर्ड वाला। Give me the answer of question number 1 part 3rd. Anushka is saying 51. Before going to question number 2 of exercise 1.1, हम सबसे पहले एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल 2। सबसे पहले जो एग्जाम्पल 2 है, दिस इज गिवन इन पेज नंबर 6। सबसे पहले मैं पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते एक्सरसाइज 1.1 का तो नहीं समझ में आता। इट इज फर्स्ट नेसेसरी टू स्टडी एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन इज लाइक दिस, शो दैट, पूरा मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, शो दैट every positive even integer, every positive even integer, every positive even integer is of the form 2q, is of the form 2q, comma, and that every positive odd integer, and that every positive
every positive odd integer is of the form is of the form is of the form 2q plus 1 where q is some integer, where q is some integer। ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2 का। ठीक है, पूरा थ्योरेटिकल है, चलो समझते हैं। चलो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। Now we will prove this question using Euclid division algorithm or Euclid division lemma। क्या था Euclid division lemma और algorithm? Given positive integers a and b, there exist unique integers q and r, that is find a is equal to bq plus r where r is either equal to 0 or greater than 0 but less than b और डिवाइजर। तो देखो कैसे होगा ये, सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। ऑब्वियस है कि इवन है तो या तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए। and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1। तो देखो ये तो इवन है तुम्हारा 2q। अच्छा, इवन के साथ अगर हम ऑड ऐड कर देते हैं तो वो टोटल क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है। सपोज 2 plus 1, इवन प्लस ऑड इज व्हाट, ऑड। 4 plus 1, इवन प्लस ऑड इज व्हाट, ऑड। ऑब्वियस है कि ये वाला आपका इवन होगा और ये क्या होगा, ऑड होगा, और हमको उसको प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले मैंने लिखा, देखो वहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में उस स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट होता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, जिसमें कि ए क्या होता है, डिविडेंड होता है। तो हम यहाँ पर वही चीज कंसिडर करने वाले हैं, दैट लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, वही पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, तो कहीं मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ तो आपको ये समझ में आता रहेगा। देखो ये था आपका यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, उसी पे देखो बात हो रही है, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब देखो जरा इसको कंपेयर करो, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 2q लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसा लिखा है 2q और इसके आगे कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0 है। और ये क्या लिखा हुआ है, 2q प्लस 1। इसी चीज को हम इससे भी कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर मैंने लिख दिया 2q प्लस 1। अब देखो, तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो तुम्हारा डिवाइजर वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के। यहाँ पर भी तुम देखो डिवाइजर किसके इक्वल है, 2 के। तो मैंने यहाँ पर लिखा दैट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड जो डिवाइजर है वो किसके बराबर है, 2 के। देन आगे लिखेंगे, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा, देखो क्या था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अच्छा, b को हमने क्या कंसिडर किया है, 2, तो ये क्या बन जाएगा आप तुम्हारा, ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू, b की जगह पे क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे, a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। a इज इक्वल टू 2q प्लस आर। अब r देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हमने r को डिफाइन किया था ना, वहाँ r क्या था, r इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। यहाँ पर भी तुम r को डिफाइन करोगे, क्या करोगे, दैट वेयर, अच्छा डिवाइजर क्या है, 2 है,
आप ये हमेशा जानते हो कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा रहता है। तो अगर डिवाइजर 2 है, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो रिमाइंडर 0 होगा या तो क्या होगा 1 होगा। हमने लिख दिया वेयर आर रिमाइंडर इज आइदर 0 और रिमाइंडर इज आइदर 1। साइड में रीजन दे देना। सिंस ये कैसे हुआ, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 और रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डिवाइजर, और डिवाइजर यहाँ पर कितने के बराबर था, 2 के बराबर। ये रीजन है कि हमने आर को क्या माना है, दैट आर कैन बी आइदर कैन बी 0 और इट कैन बी 1। अब हम क्या करने वाले हैं अगले स्टेप में, एक बार हम आर को 0 से रिप्लेस करेंगे, एक बार हम आर को 0 से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद हम आर को किससे रिप्लेस करेंगे 1। तो देखो, तो मैंने लिखा देन ए इज ऑफ फॉर्म, तो फिर ए कैसा दिखाई देगा। तो देखो, सबसे पहले जब मैंने आर को 0 से रिप्लेस किया, ये क्या बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा 2q प्लस 0। 2q प्लस 0 मतलब 2q। और अगले स्टेप में मैंने आर को किससे रिप्लेस किया, बाय 1। तो देन ए इज ऑफ फॉर्म 2q, और जब आर को 1 से किया तो क्या बन जाएगा 2q प्लस। तो देखो अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर ए है, या तो इसका फॉर्म ये है 2q है, और या इसका फॉर्म क्या हो गया 2q प्लस 1। और हमें इस क्वेश्चन में यहाँ क्या प्रूफ करना है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। अब हमें ये दिखाना है कि भाई ये इवन होगा और ये वाला क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ लिख देना दिस इम्प्लाइज 2q इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ साइड में लिख सकते हो सिंस इट इज, ये क्यों इवन है, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 2, इससे ये इवन हो गया। अच्छा 2q इवन है, अच्छा इसका मतलब ये भी तो 2q इवन है, पर इसके साथ देखो ऑड ऐड हो गया। मैंने आपको बताया था कि इवन प्लस ऑड हमेशा क्या होता है, ऑड होता है। एंड फिर आगे लिख दो, एंड 2q प्लस 1 इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, होप शायद समझ में आया होगा तुम लोगों को। नोट डाउन कर लो सबसे पहले तो। आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। जब आज का आप रिवाइज करेंगे तभी आपको कल कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। एक सबसे पहले एक रूटीन बनाइए पढ़ने का, और एक उस रूटीन के हिसाब से अपना क्या करिए, अपने पढ़ाई को पूरी तरह से मैनेज करिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय। ओके ओके, चलो ठीक है। डाउन कर लेंगे।